हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12th पर। तो आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से हम वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो एक एक आगे सभी प्रश्न को चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न क्या कर रहा है उसको चलिए उससे हम समझना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से आपका क्लियर हो जाने वाला है पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो अगर आपका ये सवाल आपके एग्जाम में आती है तो कैसे लिखना है, चलिए उसको हम बताते हैं। तो लिखना है आपको, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवतः गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और आगे कैसे लिखना है, और आगे लिखना है आपको कि विद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। क्या लिखना है कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य के बराबर वो हो सकता है, इसे लिख देना है। उसके बाद आपको फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत क्षेत्र फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। ये लिख देना है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आती है तो लिखना है, नहीं तो आपको विद्युत फ्लक्स कहते हैं यहाँ तक भी आपको छोड़ देना है। और आगे, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। सबसे पहला जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है वो कौन सा राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, दो राशि ही होती है। तो ये बताना है कि आपको ये अदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो किसी सतह के गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या चीज़ का, चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि लिगेंड्स क्या है। ये आपका केमिस्ट्री आ गया। आपका आ गया आपका केमिस्ट्री से सवाल है कि लिगेंड्स क्या है। उदाहरण के साथ इसका वर्गीकरण करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए इसको आपको बताते हैं कि आपको एग्जाम में आता है तो लिखना कैसे है। तो लिखना है आपको कि केंद्रीय परमाणु की चारों तरफ से जुड़े हुए केंद्रीय परमाणु की चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा परमाणुओं के संख्या को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। यानी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन, परमाणु सभी के लिए जो मिलाकर जो होता है वो उसको हम लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। लिगेंड्स का वर्गीकरण आवेश के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। किसको? लिगेंड्स को। सबसे पहला देखिए उदासीन लिगेंड्स। सबसे पहला है उदासीन लिगेंड्स, और दूसरा है धनात्मक लिगेंड्स, तीसरा है आपका ऋणात्मक लिगेंड्स। ठीक है, तीन आपका लिगेंड्स है। इसका आपको सूत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये आपका बायोलॉजी सवाल है, पुष्प में दल का क्या कार्य है। क्या कहे प्रश्न में कि पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो ये देख सकते हैं 2017 में और 2012 में दोनों में पूछा गया, 2 साल पूछा गया है, 2017 और 2012। हो सकता है 2025 में एंट्री ले, इसीलिए इसको सबसे पहले बात है इसको याद कर लीजिए। तो कैसे लिखना है एग्जाम में, लिखना है कि पुष्प में पुष्प दल का पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। पुष्प में पुष्प दल जो होता है वो पुष्प का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आकर्षक भाग, अपनी तरफ खींचने वाला अट्रैक्टिव भाग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर रंग है। क्या है? जो भी बहुत ही सुंदर रंग होता है तथा सुगंध रहित होता है। यानी सुगंध रहित, यानी इसमें क्या होता है, सुगंध नहीं होता है। देखिए बहुत सारे आप फूल पढ़े होंगे जो कि आवेश रहित, सुगंध रहित, जिसमें सुगंधहीन, इस प्रकार सुगंधहीन रहते हैं, इस प्रकार से होता है। और इसी के द्वारा परागकर्ताओं का आकर्षण होता है ताकि परागकण की क्रिया संपन्न हो पाए। तो आपका देखिए, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, थोड़ा और लिखना होगा कि पुष्प दल के मुख्यतः दो कार्य हैं। पुष्प दल के कितने कार्य होते हैं? दो कार्य, ज़्यादा नहीं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो दो भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो लिखना है सबसे पहले कि यह दल का अवस्था में ही जनन अंगों की रक्षा करते रहते हैं, और दूसरा यह कीट परागण में बहुत ही सहायक होते हैं। तो ये था बायोलॉजी का क्वेश्चन जो आप समझ चुके होंगे कि पुष्प के दल का क्या कार्य होता है। तो लिख देना है कि पुष्प में पुष्प दल का जो सर्वाधिक आकर्षक भाग, जो पुष्प दल जो होता है वो पुष्प का सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है, जो कि बहुत ही सुंदर रंग का होता है। और ये क्या होता है कि सुगंध रहित होता है, यानी कि इसमें सुगंध नहीं पाया जाता है। इसी के द्वारा परागणकर्ताओं का आकर्षण भी इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुष्प दल के द्वारा। और ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो सके। और आपको इसके कार्य पूछा जाएगा तो कार्य लिख देना कि यह दल का अवस्था में जनन अंगों में रक्षा करता है। दूसरा, यह कीट परागण में दो ही लाभदायक होते हैं। कीट परागण में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आइए अगला प्रश्न जो देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है। यह प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है।
तो लिखना है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, कौन वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। और देखिए जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1820 ईस्वी में, कितना में, 1820 ईस्वी में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम स्थापित किया था। कौन सा नियम स्थापित किया था? तो इसी नियम को हम ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया, जिसे ओम का नियम हम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? ये ओम का नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अक्रमानुपाती होता है। यदि चालक इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो इसे हम ओम का नियम कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आपका केमिस्ट्री से 2 सवाल है, चलिए इसको हम समझते हैं। जो आपका क्रिस्टल क्या है, ये आपका हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, तो ध्यान रखेंगे क्रिस्टल क्या है। ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न और हो सकता है 2025 एग्जाम में भी आए। चलिए इसको समझते हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ, ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, आप बताना कि वैसा ठोस पदार्थ जो कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, ऐसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और अक्रिस्टल, जिसको हम बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसे हम अक्रिस्टल कहेंगे। और इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसमें आपको जो अंतर होता है वो भी पूछा जाता है कि बताइए कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो सबसे पहला आपको अंतर गिना है कि दोनों में एक क्या होगा, क्रिस्टल ठोस का जो ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति, और आपका अक्रिस्टल जो होगा उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा जो आपको लिखना है क्या, दूसरा है कि इसे बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, किसको, क्रिस्टल ठोस को। और एक और जो अक्रिस्टल है उसको हम बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी आप समझ गए, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न है डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं, चलिए इसको समझते हैं कि डोपिंग कहते हैं किसको है। तो लिखना है कि क्रिस्टल जालक में अशुद्धि को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डोपिंग को ही हम अपमिश्रण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न पर आइए और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। अगला प्रश्न, हाँ देखिए अगला प्रश्न आ चुके हैं कि ट्रांसजेनिक, ये आपका बायोलॉजी का सवाल है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। तो इसमें क्या है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ है। सबसे पहले लिखना है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के जो है वो अनेक लाभ है। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आगे लिखना है कि इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक प्रक्रिया पूरी होती है, इसलिए ये जंतु बहुत ही उपयोगी नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा उपयोगी क्या करते हैं, नजर आते हैं। और आपका ये प्रश्न है ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभों का वर्णन करें। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ है, बहुत सारे लाभ है। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की जो होती है उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक प्रक्रिया जो होती है वह पूरी हो जाती है, इसलिए ये जंतु बहुत ही उपयोगी नजर आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद कीजिए। प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन के जो बीच विभेद कीजिए, ये सवाल है। तो लिखना है कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन, प्रतिजन को हम इंग्लिश नाम होता है एंटीजन, वे कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करके प्रक्रिया उत्पन्न करती है। क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करके प्रक्रिया उत्पन्न करती है। और प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है, यानी प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच आपको विभेद बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रतिरक्षी को बताएंगे, उसके बाद हम प्रतिजन को। यानी प्रतिजन वे कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्रतिरक्षी ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है जो के प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं तथा प्रतिजन के से शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ये था आपका ट्रांसजेनिक और प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांसफार्मर का अखरोट परतदार बनाया जाता है क्यों। जो आप ट्रांसफार्मर देखते हैं जिसके कारण आप घर में जो बिजली आती होगी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से ही आती होगी। तो ट्रांसफार्मर का अखरोट परतदार बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का अखरोट परतदार बनाया जाता है क्यों, जो कि बिहार बोर्ड 2012 और 2020 में आ चुका है। तो लिखना आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि भार धराव के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का अखरोट परतदार बनाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े से संबंधित
फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के टुकड़े के पूरे वॉल्यूम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। कौन सी धारा है? भंवर धाराएं। ये भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती है कि धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की बर्बादी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। इसी बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्यों? किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव्य अणुओं की संख्या घट जाती है, इसलिए आ जाती है। कोई ज़्यादा सी बात नहीं है, आगे बढ़िए। जनसंख्या विस्फोट की क्या अभिप्राय है? जनसंख्या विस्फोट की क्या अभिप्राय है? ये आपका बायोलॉजी का सवाल है। ये आपका क्या है? आपका बायोलॉजी का सवाल है कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है। तो मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से अधिक संतानें पैदा की जा रही है, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई, बहुत ज़्यादा जनसंख्या तेज़ी से बढ़ते जा रही है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसे हम जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है, जैसे भोजन, आश्रय तथा कपड़े की समस्या आदि जो खड़ी हो गई है समस्या। तो चलिए जनसंख्या विस्फोट भी समझ गए। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति को समझाइए, जो कि बिहार बोर्ड 2021 में पूछा जा चुका है। ताम्र क्षति एक ट्रांसफार्मर के तांबे की कुंडलियों में कुछ बहुत कम प्रतिरोध होता है, जिसके कारण ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा की क्षति होती है। ऊर्जा की इस क्षति को हम ताम्र क्षति के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। हैलोजन परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, जो कि 2011 में, 2012 में और 2017 में पूछा गया था। तो कैसे लिखना है? हैलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व एक ही परिवार के सदस्य हैं। इन्हीं सब तत्वों को सम्मिलित रूप से हम हैलोजन परिवार कहते हैं। और आपका देखिए संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? देखो बी एस बी 2021 में पूछा गया है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के सेल विद्युत धारा या ऊर्जा को ब्रह्मा स्रोत की सहायता से संग्रहित करता है, जिसे चार्ज होना कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज होना इसे कहते हैं। और डिस्चार्ज की स्थिति में यह संग्रहित विद्युत ऊर्जा को सप्लाई करता है, और इसलिए ही इस प्रकार के सेल या बैटरी को स्टोरेज या संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िए। अब है हरित क्रांति। आगे आपका हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आपका हरित क्रांति, यह बायोलॉजी वाला प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पादक में जो वृद्धि होती है, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंधन होना, वैज्ञानिक विधि तथा दृष्टिकोण को कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना, ये सब होते हैं हरित क्रांति के क्या होते हैं, क्या समझते हैं, सब हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम में सवाल आएगा कि हरित क्रांति क्या है, तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। हेनरी का नियम, देखिए आपको इतना का ये MBBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है कि आपको हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, BSB 2019, 2020, 2022 में पूछा गया है। हेनरी का नियम तो स्तर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, जहां P गैस का दाब K हेनरी नियतांक, इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियम पर सीमाएं भी पूछे तो बता देना है कि यह विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा, यदि गैस द्रव्य में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम को पूर्ण पालन नहीं होता है। और तीसरा, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, तब ये हेनरी का नियम पर सीमाएं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सवाल है ये बायोलॉजी का, क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक एक लाभ एवं हानि के बारे में भी लिखना है आपको। तो लिखना है कि सबसे पहले आकारिकीय यानी कि मॉर्फोलॉजिकली तथा आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति यानी कि ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है, यह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के आनुवांशिक रूप के समान भी होती है। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा गया है। लाभ आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से संतति जनक के समान होती है। हानि आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो बढ़िया, अगला प्रश्न पर अब आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, यह है आपका फिजिक्स का प्रश्न। साइक्लोट्रॉन क्या है। और दूसरा प्रश्न है चल कुंडली धर्ममापी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। या एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है, इस उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। यानी कि ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को अति उच्च ऊर्जा, बहुत ज़्यादा उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उसकी एनर्जी उसको देने के लिए या फिर जो त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है चल कुंडली धर्ममापी क्या है। तो चलिए लिखना है कि वह उपकरण जिसका किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन किया जा सकता है, इस प्रकार के उपकरण को चल कुंडली धारामापी इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, इन हिंदी कहते हैं। चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होती है। तो समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है सहभोजिता को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है कि सहभोजिता को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो लिखना है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, यानी सहभोजिता को समझाना। तो लिखना है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न हानि होती है, यानी एक जो जाति है उसका लाभ हो रहा है, दूसरी जाति को न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, उसे हम सहभोजिता कहते हैं। जैसे ऑर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना, तो आपका एग्जाम्पल है। और आपका अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जो आप डीजे में गाना जाकर तो धमका रहे हो, वो आपका ध्वनि प्रदूषण है। इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। तो लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि 40 dB से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्वनि प्रदूषण हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण हम उसे ही कहते हैं। दुष्परिणामों का प्रभाव के बारे में बात करें तो इसमें देखिए कान पटल का क्षतिग्रस्त हो जाना, जो आपका कान का जो पटल है जिसे आपको सुनाई देता है वो आपका फट नहीं सकता, कुछ अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, कारण सुनने की सब बाधा यानी सुनने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा हो सकती है। तनाव, नेत्र दोष, सर दर्द, अनिद्रा आदि रोगों का उत्पन्न होना, ये सब किसके कारण हो सकती है, सिर्फ ध्वनि प्रदूषण कारण। अंतिम प्रश्न बायोलॉजी का ये है, हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो आपको समझा दिए। तो आज का एक क्लास कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताना है। कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और जो भी नए बच्चे होंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।